हाँ बच्चों, ये रिलेटिव मोशन का चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब डिस्कशन अपना छूट रहा था, उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन में बाकी सारा कर लिया था। ये एक्सरसाइज 2 के पार्ट सेकेंड के क्वेश्चन बच रहे थे, इसको देख लेना। फिर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसको देख लेना। तो देखो, इसमें हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। आधी डिस्टेंस तक तो इसकी वेलोसिटी v नॉट है, और बची हुई आधी डिस्टेंस में से आधे टाइम तक इसकी वेलोसिटी v1 है और आधे टाइम तक इसकी वेलोसिटी v2 है। तो पूरे मोशन के ड्यूरिंग इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी वो देखो। ये तो चलो मान लेते हैं कि टोटल x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। उसमें से आधी डिस्टेंस मतलब x/2 डिस्टेंस तो v नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और बची हुई आधी डिस्टेंस मतलब बची हुई x/2 डिस्टेंस में आधे टाइम तक v1 और आधे टाइम तक v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो चलो इस वाले पार्ट में टोटल टाइम t नॉट मान लेते हैं। तो उसमें आधे टाइम मतलब t नॉट बाय 2 टाइम तक तो v1 की स्पीड से और t नॉट बाय 2 टाइम तक v2 की स्पीड से मूव कर रहा है। तो पहले देखते हैं कि इतने पार्ट में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। तो t नॉट बाय 2 टाइम तक इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी v1 इनटू टाइम t नॉट बाय 2, और इस t नॉट बाय 2 टाइम में इसकी वेलोसिटी v2 है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा v2 इनटू टाइम t नॉट बाय 2। और बताओ इतने पार्ट में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है x/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t नॉट आएगा x अपन v1 प्लस v2। बस अब हमको तो इतने पार्ट में तो टाइम आ गया x अपन v1 प्लस v2, और इतने पार्ट में भी टाइम निकाल सकते हैं ना। बताओ इस वाले पार्ट में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो x/2 अपन स्पीड v नॉट, तो x/2 v नॉट इतना लगेगा बस। अब पूरे मोशन के ड्यूरिंग इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है ना। तो पूरे मोशन में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो बताओ इस पूरे मोशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कितना है x अपन टोटल टाइम। तो इतने पार्ट में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब x/2v0, और इस पार्ट में टाइम कितना लग रहा है, t0/2 प्लस t0/2 मतलब t0, जहाँ t0 की वैल्यू कितनी है x अपन v1 प्लस v2। बस आगे सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर x अपन नीचे x कॉमन आ जाएगा ना। बताओ x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 v0 प्लस 1 अपन v1 प्लस v2। तो इसमें 2 v0 इंटू v1 प्लस v2 को एलसीएम ले सकते हैं। इसको एलसीएम लोगे इधर v1 प्लस v2 प्लस इधर कितना बचेगा 2 v0। आगे सॉल्व करेंगे तो x x कैंसिल हो गया, तो तब पूरे मोशन में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 2 v0 इंटू v1 प्लस v2 और नीचे v1 प्लस v2 प्लस 2 v0 इतनी होगी। आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो चलो बच्चों, इसी में रेक्टिलिनियर की शीट में एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और इसका पोजीशन टाइम के साथ 16t माइनस 2t स्क्वायर के टाइप से चेंज कर रहा है। तो पहले पार्ट में तो पूछा है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 तक इसका डिस्टेंस ट्रेवल देखना है, और दूसरे पार्ट में पूछा है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 तक इसका डिस्टेंस ट्रेवल। पहले ये देख लेते हैं। ये तो मैंने क्लास में बताया था, ये तो क्वेश्चन मैंने बताया था कि कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो सबसे पहले देखेंगे कि इस इंटरवल में पार्टिकल कहीं पलट तो नहीं रहा, और जब भी पलटता है तो पलटते टाइम एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस इंटरवल में पार्टिकल कहीं पलट तो नहीं रहा, मतलब वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही। वेलोसिटी 0 कब होगी वो देखेंगे। बताओ वेलोसिटी क्या होती है, सिंपली dx/dt, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 16 माइनस 4t,
वेलोसिटी 0 कब होगी उसके लिए वेलोसिटी को 0 कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी 0 कब होगी t इक्वल टू 4 पर। t इक्वल टू 4 पर एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी मतलब उसके बाद पार्टिकल पलट जाएगा, है ना? बस पार्टिकल कब पलटेगा t इक्वल टू 4 पर। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल t इस इंटरवल में कहीं पार्टिकल पलट रहा है क्या? नहीं पलट रहा है। तो बस इस इंटरवल में पार्टिकल कहीं पलट नहीं रहा मतलब इस इंटरवल में पार्टिकल बिल्कुल सीधा के सीधा जा रहा है। तो इस बार तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा। तो इस बार तो बिल्कुल सीधा-सा तरीका कि t इक्वल टू 0 पर x देखेंगे और t इक्वल 2 पर x देखेंगे और उससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और इस बार इस इंटरवल में पार्टिकल पलट नहीं रहा तो जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल। तो एक तो t इक्वल टू 0 पर x देखेंगे और एक t इक्वल टू 2 पर। पहले t इक्वल टू 0 पर, तो इसमें t इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0 और एक t इक्वल 2 पे x देखना है। तो यहाँ t की जगह 2 रख देंगे तो 16 इंटू 2 32 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो गया 8, फिर 24 ये आ गया, है ना? बस आराम से बताओ। अब इसके मोशन को ड्रॉ कर सकते हैं ना? तो आराम से बताओगे t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर, तो हम बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन पे था और फिर t इक्वल टू 2 पर पार्टिकल x इक्वल टू प्लस 24 पे पहुंचा है। तो आराम से बताओ कि शुरू में x इक्वल टू 0 पर था और t इक्वल टू पर x इक्वल टू प्लस 24 पर पहुंचा है। मतलब इस ड्यूरिंग पार्टिकल आगे गया होगा और कितना आगे गया होगा 24 मीटर। और हमको पता है कि इस इंटरवल में पार्टिकल कहीं पलट ही नहीं रहा है ना? मतलब पार्टिकल सीधा-सीधा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए इस बार तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल 2 तक डिस्प्लेसमेंट भी 24 मीटर और डिस्टेंस ट्रैवल भी 24 मीटर। ये बहुत सिंपल था। सेकंड पार्ट देखना, सेम यही क्वेश्चन है लेकिन सेकंड पार्ट में पूछा है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 इस इंटरवल में इसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा वो देखना है। ये तो हमने कसम खा रखी है कि कभी भी डिस्टेंस ट्रैवल पूछे तो देखेंगे कि इस इंटरवल में पार्टिकल कहीं पलट तो नहीं रहा, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही वो देखेंगे। मतलब हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी वो देखेंगे। तो उसके लिए सिंपली वेलोसिटी को 0 कर दो। वेलोसिटी dx by dt डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी 16 माइनस 40। वेलोसिटी 0 कब होगी उसके लिए 0 कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 4 आएगा, है ना? तो हम कह सकते हैं कि t इक्वल टू 4 पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उसके बाद पार्टिकल पलट जाएगा। तो बताओ t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 के बीच पार्टिकल कहीं पलट रहा है या नहीं? इस बार पलट रहा है और कब पलट रहा है? t इक्वल टू 4 पर पार्टिकल पलट रहा है। तो बस जहाँ पार्टिकल पलटेगा और लिमिट ब्रेक करेंगे। लिमिट ब्रेक करने का मतलब है कि t इक्वल टू 0 और 4 t इक्वल टू 0 और 6 पर तो x निकालेंगे ही लेकिन t इक्वल टू 4 पर भी निकालेंगे। बस एक तो t इक्वल टू 0 पर x देखेंगे, t इक्वल टू 4 पर भी x देखेंगे और t इक्वल टू 6 पर भी x देखेंगे, है ना? पहले t इक्वल टू 0 बताओ। इसमें t इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0, फिर t इक्वल टू 4 होता है। इसमें t इक्वल टू 4 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 64 माइनस 32। फिर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू प्लस 32 और फिर t इक्वल टू 6 पर देखना है। फिर t इक्वल टू 6 पर x देखना है तो इस एक्सप्रेशन में t की जगह 6 रख देंगे तो x कितना आ जाएगा 16 इंटू 6 96 माइनस 36 इंटू 2 कितना हो गया 72। तो ये x इक्वल टू कितना हो गया प्लस 24, है ना? तो बस और सर एक कमेंट भी लिख सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर x 0, t इक्वल टू 4 पे x प्लस 32 है लेकिन t इक्वल टू 4 पर पार्टिकल पलटेगा, अनपढ़ों के टाइप से लिख देते हैं। और t इक्वल टू 6 पर x 24 है। बस
अलग अलग टाइम पर x देख लिया। अब सबसे मेन पार्ट की इसके मोशन को हम ड्रॉ करेंगे। तो चलो पहले t इक्वल टू 0 की बारी आती है। तुम बताओ कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है, मतलब ओरिजिन पे। उसके बाद t इक्वल टू 4 की बारी आती है। तो t इक्वल टू 4 पर पार्टिकल x इक्वल टू +32 पे है, तो लिख देता हूँ कि t इक्वल टू 4 पर पार्टिकल x इक्वल टू +32 पे यहाँ पहुंच गया। ठीक है, बस आराम से बताओ कि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर था और t इक्वल टू 4 पर x इक्वल टू +32 पे पहुंच गया, मतलब कंफर्म है कि इस इंटरवल में पार्टिकल आगे गया होगा, है ना? और कितना आगे गया होगा? 32 मीटर जितना आगे गया होगा। और हमको ये भी पता है कि x इक्वल टू 4 पर पार्टिकल पलटेगा। ठीक है, पार्टिकल पलटेगा मतलब आगे जा रहा था तो पलट करके पीछे जाएगा, है ना? तो t इक्वल टू 4 पर पार्टिकल पलटेगा। और अब t इक्वल टू 6 की बारी आती है। तो t इक्वल टू 6 पर पार्टिकल x इक्वल टू +24 पर पहुंचा है। तो x इक्वल टू +24 तो इधर कहीं होगा ना। तो t इक्वल टू 6 पर पार्टिकल x इक्वल टू +24 पे पहुंचा है ना? मतलब t इक्वल टू 4 पर पलट करके पीछे गया होगा। और तुम आराम से बताओ कि t इक्वल टू 4 पर x इक्वल टू +32 पे था और अब t इक्वल टू 6 पे x इक्वल टू +24 पे पहुंच गया है, मतलब पार्टिकल पलट करके पीछे गया है। और कितना पीछे गया है? 32 और 24 का डिफरेंस कितना होता है? 8 8 मीटर पीछे गया है। बस आराम से बताओ तुम, है ना? आराम से बताओ कि t इक्वल टू 0 से 4 तक तो पार्टिकल 32 जितना आगे गया है और 4 से 6 तक 8 जितना पीछे गया है। तो इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? 32 प्लस 8 मतलब कितना हो गया? 40 मीटर। बस अब इन्होंने जो जो रेशियो पूछे वो सब भी तुम निकाल सकते हो। इसी का पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेना। इसमें हमको दे रखा है कि दो पार्टिकल हैं, पहले को A नाम देते हैं और दूसरे को B नाम देते हैं। दोनों एक ही प्लेस से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? तो हमको दे रखा है कि A पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 2u और एक्सेलरेशन a है, और जो B पार्टिकल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो u है लेकिन एक्सेलरेशन 2 है। तो पहले कौन आगे निकल जाएगा? पार्टिकल A आगे निकल जाएगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है ना, तो पहले पार्टिकल A आगे निकल जाएगा। लेकिन B का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो इसकी स्पीड तेजी से बढ़ेगी और कुछ टाइम के बाद जो B है वो A को कैच कर लेगा और उसके बाद ओवरटेक कर जाएगा। बस हमको देखना है कि B जो है वो A को ओवरटेक कब करेगा, मतलब मिलेंगे कब, वो देखना है। बस तुम बताओ कि दोनों पार्टिकल सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं तो मिलने के लिए सेम टाइम में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। तो बस t टाइम पर पहले का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, t टाइम पर दूसरे का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और एक ही प्लेस से स्टार्ट होने से मिलने के लिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। तो बस t टाइम पे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो t टाइम में a का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की जगह 2ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये होगा। ऐसे ही t टाइम में b का डिस्प्लेसमेंट भी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2a इंटू टी स्क्वायर। तो बस मिलने के लिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाना चाहिए, मतलब ऐसे इक्वल टू एच डी सेम कर देंगे। तो ए का डिस्प्लेसमेंट तो 2ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी का डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ 2a इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे ना, इस u वाली टर्म को LHS में और इसको RHS में। तो 2ut माइनस ut कितना हो गया? u इंटू टी इक्वल टू इधर क्या आ गया? एटी स्क्वायर माइनस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर इतना आ गया। t से t कैंसल, तो इससे t कितना आएगा? 2u बाई ए। इस टाइम पे दोनों मिलेंगे। अब हमको देखना है कि जब तक दोनों मिलेंगे तब तक किसी भी एक का डिस्प्लेसमेंट तो बस इतने टाइम में मिलेंगे। तो इतने टाइम में किसी भी एक का डिस्प्लेसमेंट, जैसे a का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है ना? इतने टाइम में किसी भी एक का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मिलने वाले पॉइंट की स्टार्टिंग पोजीशन से डिस्टेंस होगी। तो इतने टाइम में a का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
2ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 2u, t की जगह 2u बाय a प्लस हाफ a और t की जगह 2u बाय a का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेना। ये वैसे दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल साथ में मूव कर रहे हैं, मतलब इसमें चाहो तो रिलेटिव मोशन का भी यूज कर सकते थे, लेकिन अभी बहुत सिंपल केस है तो एक्चुअल मोशन से भी किया जा सकता है। हाँ बच्चों देखो, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, पहले एक्सेलरेट हो रही है और फिर रिटार्ड हो रही है ना। पूरे मोशन में इसका डिस्प्लेसमेंट 1000 मीटर है, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा वो देखना है। ये तो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि कभी भी मोशन के ऐसी वन बाय वन बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, मतलब पहले गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, फिर रिटार्ड हो रही है, ऐसे वन बाय वन बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो फिर इसको कैलकुलेशन से नहीं ग्राफ से करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पर हम वीटी का ग्राफ बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब t इक्वल टू 0 पर, तो इसकी वेलोसिटी 0, इससे ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। फिर ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन कितना है 10 है ना, 10 की रेट से एक्सेलरेट हो रही है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट हो रही है इससे वेलोसिटी लीनियरली बढ़ेगी। और चलो मान लेते हैं कि t1 टाइम तक ये एक्सेलरेट हो रही है, तो t1 टाइम तक इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और बढ़ते-बढ़ते यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो देखना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक v इक्वल टू u प्लस at लगा दो, तो v इक्वल टू u तो 0, एक्सेलरेशन 10 इंटू टाइम t1, तो t1 टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, है ना। t1 टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 t1 इतनी हो जाएगी, ठीक। अब देखो, अब हमको दे रखा है कि दूसरा स्टेशन आने वाला है, तो ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है, मतलब ट्रेन रिटार्ड हो रही है। ट्रेन रिटार्ड हो रही है तो वेलोसिटी घटेगी, और रिटार्डेशन भी 5 है, मतलब कांस्टेंट है। रिटार्डेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियरली घटेगी, और दूसरे स्टेशन पर गाड़ी वापस रुक जाएगी, मतलब वापस वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, एक बार देखते हैं कि एक्सेलरेट होने में टाइम t1 लगा था, तो रिटार्ड होने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो मैं इसको t2 बोल लेता हूँ, कितना होगा वो देखना है। तो वैसे तुम इसको ज्योमेट्री से भी कर सकते हो, या इतनी बुद्धि नहीं हो तो रिटार्डेशन में टाइम मान लेते हैं t2 लग गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी गधों टाइप से v इक्वल टू u प्लस at लगा दो। ठीक है ना, बताओ यहाँ से यहाँ तक के मोशन में फाइनल वेलोसिटी का काम 0 करेगा, इनिशियल वेलोसिटी का काम ये वाली वेलोसिटी, मतलब 10 t1, एक्सेलरेशन 5 लेकिन -5 क्योंकि रिटार्डेशन है, और इसमें टाइम कितना लग रहा है t2, तो 5 t2 इक्वल 10 t1, तो सॉल्व करेंगे तो t2 इक्वल टू 2 t1 हो गया, है ना। मतलब बोल सकते हैं कि एक्सेलरेट होने में टाइम t1 है तो रिटार्ड होने में टाइम 2 t1 लगेगा। अब हमको देखना है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक इस ट्रेन का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। ठीक है ना, तो हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वीटी ग्राफ के एरिया से। तो बस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक इस ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वीटी ग्राफ के एरिया के बराबर, और वीटी ग्राफ का एरिया ट्रायंगुलर है, तो एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस तो t1 प्लस 2t1 मतलब 3t1 इंटू हाइट कितनी है 10t1। बस एक से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, और हमको दे रखा है कि ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट है कितना 1000 मीटर। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये इधर तो टी स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 100। टी स्क्वायर इतना है तो टी इसका अंडर रूट हो जाएगा ना, तो टी कितना हो जाएगा √2/3 इंटू √100, तो √2/3 और √100 कितना होता है 10,
तो एक से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने में टाइम कितना लगेगा? √2/3 × 10 इतना लगेगा। लेकिन एक और चीज़ हमको चेक करनी है, हमको दे रखा है कि इस पूरी जर्नी में ट्रेन की मैक्सिमम वेलोसिटी 85 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। है ना? इंडिया की पटरियाँ इससे ज़्यादा स्पीड को सहन नहीं कर सकती हैं। चलो एक बार देखते हैं कि इस पूरे मोशन में ट्रेन की मैक्सिमम वेलोसिटी कहीं 85 से एक्सीड तो नहीं हो रही है? वो देखते हैं। तो बताओ पहले टी की 1 मिनट थोड़ा-सा रह गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो T1 इतना आ गया ना? ठीक है, T1 कितना आ गया √2/3 × 10 तो हमको पूछा है कि एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म तक इसको ट्रेन को टोटल टाइम कितना लगेगा? तो टोटल टाइम तो कितना लगेगा T1 + 2T1 मतलब 3T1 लगेगा। तो 3 × T1 10 √2/3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 30 × √2/3 सेकंड ये तो हमने कर लिया लेकिन एक बार T1 की वैल्यू डेसिमल में निकाल लेते हैं। तो बताओ T1 कितना है? √2/3 तो √2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 0.67 लेकिन 0.67 का अंडर रूट करना मुश्किल है तो इसको 0.64 लिख देते हैं इंटू 10 है तो थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं T1 की वैल्यू निकालने के लिए। बताओ √2/3 होता है 0.67 लेकिन इसका अंडर रूट निकालना टफ है तो 0.67 की जगह 0.64 लिख देते हैं इंटू 10 तो T1 कितना आ गया 0.64 का अंडर रूट कितना हो गया 0.8 इंटू आगे 10 तो लगा ही है तो T1 इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 8 सेकेंड मतलब T1 अप्रोक्सीमेटली 8 होगा। T1 8 होगा है ना T1 8 होगा तो इस पूरे मोशन में इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी 10 T1 मतलब 10 इंटू 8 मतलब 80 मीटर पर सेकेंड ये तो पूरे मोशन में इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड है और हमको दे रखा है कि इसकी मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी 84 है मतलब इस बार इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी परमिसिबल रेंज के अंदर ही है 84 से एक्सीड नहीं हुई है मतलब अपना सॉल्यूशन करेक्ट है सही है ना लेकिन ध्यान रखना कि अगर सॉल्व करने पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 90 आती तो फिर हमको सॉल्यूशन चेंज करना पड़ता बताओ मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी तो 85 है और अगर पूरे मोशन में इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 90 हो गई तो फिर हमको 85 के ऊपर वाले पार्ट को हमको कट करना पड़ता, है ना? तो फिर हम इस टाइप से इसका मोशन कराते कि पहले एक्सेलरेट होती, 85 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट होती, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती और फिर रिटार्ड करती। लेकिन अभी इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर-अंदर ही है इसलिए अपना सॉल्यूशन वैलिड है। अगर अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी परमिसिबल लिमिट से भी बियॉन्ड हो जाती है ना? तो फिर हमको ऊपर वाले पार्ट को कैंची से कट करना पड़ता। 85 मीटर पर सेकंड के ऊपर वाले पार्ट को हमको कट करना पड़ता। तो फिर कुछ टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव करानी पड़ती। कई लोग सोचते हैं कि ये मिनिमम टाइम का क्या कांसेप्ट है? तो ये थ्योरम होती है ना? ये थ्योरम होती है कि ट्रेन एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म तक अगर केवल एक्सेलरेट करे और फिर रिटार्ड हो तो उसको टाइम मिनिमम लगता है। बाकी ट्रेन एक्सेलरेट भी करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करे और फिर रिटार्ड करे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये थ्योरम होती है जिसको पूरा डिराइव और ये सब नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना ट्रेन की कभी भी ट्रेन को एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म तक मिनिमम टाइम में पहुँचना है, तो उसके लिए ट्रेन को पहले एक्सेलरेट होना पड़ेगा और फिर रिटार्ड होना होगा। पहले एक्सेलरेट हो फिर रिटार्ड हो, बीच में कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पार्ट नहीं हो तो टाइम मिनिमम लगता है। लेकिन कुछ टाइम तक कांस्टेंट स्पीड से भी मूव करे तो फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। बस क्योंकि ट्रेन केवल एक्सेलरेट हो रही है और फिर डायरेक्ट रिटार्ड हो रही है, इसलिए इसको टाइम मिनिमम लगेगा। हाँ बच्चों, तो जो-जो क्वेश्चन हमारी शीट में थे वो सारे मैंने करा दिए। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी शीट से उड़ गए हैं। ये AEEE 2005 का एक क्वेश्चन है। इसमें हमको दे रखा है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इसकी पोजीशन x और टाइम t में रिलेशन दे रखा है t इक्वल टू ax² + bx जहाँ a और b कांस्टेंट है। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो मेथड वही है
कि डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन। स्टार्ट करते हैं। चलो देखते ही पता चल गया होगा कि इस बार x को t की फॉर्म में नहीं, उल्टा t को x की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए इस बार dx by dt के कंपैरिजन में dt by dx निकालना ज्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे, dt by dx निकालेंगे। तो dt by dx के लिए इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इसका करेंगे तो 2ax प्लस इसका करेंगे तो b। बस अब हमको वेलोसिटी देखनी है, तो वेलोसिटी होती है dx by dt। ठीक है, तो तुम बताओ कि dt by dx इतना है, तो dx by dt इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2ax प्लस b, ये वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है ना, या फिर वेलोसिटी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले आएंगे तो 2x प्लस b की पावर -1। बस अभी एक बार डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल ली, और वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी x की फॉर्म में दे रखी है, इसलिए इस बार एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, v dv by dx। तो v इंटू dv by dx, तो v की जगह तो यही उतर करके आ जाएगा, मतलब हाँ v की जगह तो यही उतर करके आ जाएगा, मतलब 2ax प्लस b की पावर -1 ये आ जाएगा, इंटू dv by dx के लिए इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो x की जगह कुछ और आ गया, तो कैसे करेंगे, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इंटू अंदर वाले का एक बार और पहले पूरे का। तो समथिंग की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1, समथिंग की पावर -1 अंदर 2ax प्लस b इंटू फिर अंदर वाले का एक बार और। तो 2a तो कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b कांस्टेंट है और अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये -2a, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2ax प्लस b की पावर -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2ax प्लस b की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। बस आराम से बताओ कि 1/2x प्लस b को v बोलते हैं, तो इसके क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, v क्यूब। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, कितना आ गया, -2a v क्यूब, और एक्सेलरेशन माइनस आ रहा है, मतलब एक्चुअली इतना रिटार्डेशन होगा। हाँ बच्चों, ये भी क्वेश्चन तुम्हारी शीट से उड़ गया है, ये ट्रिपली 2005 में आया है, और कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार देख लेना। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल रेस से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद पहली एस की जगह में एक्स शब्द का यूज कर रहा हूँ, समझ जाना। तो पहली एक्स डिस्टेंस तक तो ये एफ के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर अगले टी टाइम तक ये उतनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसके बाद फिर f/2 की कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रहा है, और लास्ट में फिर रुक जाता है। ठीक है, तो हमको दे रखा है कि अगर इस पूरे मोशन में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 15x हो, तो x और t में क्या रिलेशन होगा वो देखना है हमको। ये तो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिखवा तो नहीं पाऊंगा मैं। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन को ग्राफ से करते हैं, पहले एक्सेलरेट हो रहा है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर रिटार्ड हो रहा है। तो वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन को ग्राफ से करते हैं, लेकिन अगर सारी इंफॉर्मेशन टाइम की फॉर्म में दी होती तब तो वीटी के ग्राफ से करते हैं, लेकिन इस बार जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में दे रखी है, इससे इस बार ग्राफ की जगह हमको कैलकुलेशन से करना होगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वही पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, पहली एक्स डिस्टेंस तक ये एफ के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कराए तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और x डिस्टेंस के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो देखना है। तो उसके लिए यहां से यहां तक थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो फाइनल वेलोसिटी v निकालना है, u तो कितना है 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है f, और डिस्प्लेसमेंट कितना है x। तो v स्क्वायर इक्वल 2fx
तो v इक्वल टू कितना हो गया √2 fx, है ना, मतलब x डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। उसके बाद अब हमको दे रखा है कि अब अगले t टाइम तक ये इतनी की इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और t टाइम के बाद भी इसकी वेलोसिटी √2 fx उतनी ही है। तो इस ड्यूरिंग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देख लेते हैं। तो इस मोशन में वेलोसिटी इतनी कांस्टेंट है और t टाइम तक उतनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इससे इस पार्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी √2 fx इनटू टाइम t, तो बस इस पार्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होगा और वेलोसिटी इसकी √2 fx उतनी रहेगी। और अब हमको दे रखा है कि इस पे f/2 का रिटार्डेशन लगा रहे हैं तो वेलोसिटी घटेगी और यहाँ आते-आते वेलोसिटी 0 हो गई है। तो अब इस वाले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। तो बताओ उसके लिए यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए भी थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, मतलब v² इक्वल टू u² प्लस 2s। बताओ यहाँ से यहाँ तक के मोशन में फाइनल वेलोसिटी तो 0, है ना, यहाँ से यहाँ तक के मोशन में फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी का काम √2 fx करेगा, तो u² कितना हो जाएगा 2 fx प्लस 2 एक्सेलरेशन f/2 अपोजिंग है इससे -f/2 और s इस पार्ट में डिस्प्लेसमेंट को चलो हम s3 बोल लेते हैं। इसको सॉल्व कर लोगे नहीं, 2 से 2 कैंसल, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2x आ जाएगा, है ना, कर लोगे ना, तो s3 इक्वल टू 2x आ गया, मतलब इस वाले पार्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 2x। बस आराम से बताओ, ये वाला जो पार्ट था उसमें इसका डिस्प्लेसमेंट x था, इस पार्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है और इस पार्ट में 2x है, तो बताओ इस पूरे मोशन में इस पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इस पार्ट में तो डिस्प्लेसमेंट x, इस पार्ट में √2 fx इंटू टी और इस वाले पार्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट 2x, तो पूरे मोशन में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट इन सब का एडिशन हो जाएगा और हमको दे रखा है कि पूरे मोशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 15x। इससे f और t में रिलेशन निकाल सकते हो ना, x और 2x में तो 3x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा 12x, तो √2 fx इक्वल टू 12x, दोनों स्क्वायर करेंगे तो 2 fx इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144x², 2 को कैंसिल करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। सॉरी टी भी था यार, टी भी था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 fx का स्क्वायर तो 2 fx और t का स्क्वायर t² हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 72, तो 2f t² इक्वल टू, सॉरी ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो वही इस 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो 72 बचेगा और एक x से एक x भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा x इक्वल टू 1/72 इंटू ft², तो x इक्वल टू 1/72 इंटू ft², ये आंसर होगा थर्ड। ठीक, इसको तुम कर सकते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखवा नहीं पाऊंगा, ये तुमने क्वेश्चन सुन लिया होगा तो उसी के बेसिस पे तुम लिख देना। हाँ बच्चों, HLP में भी कुछ क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे उसी के सॉल्यूशन में बताऊंगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था, देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई गाड़ी है, उसके चलने के दो रास्ते हैं, एक तो ये जो ब्लैक में दिख रहा है वो तो हाईवे है ना, जो ब्लैक में दिख रहा है वो हाईवे है जिसकी टोटल लेंथ L मान लेते हैं और उस हाईवे के नीचे कच्चा रास्ता है, मतलब पथरीला रास्ता है, ठीक है ना। अब देखो कोई गाड़ी A से स्टार्ट हो रही है और उसको फाइनली इस पॉइंट B तक पहुंचना है, ठीक है ना, गाड़ी A से स्टार्ट हो रही है और उसको फाइनली B तक पहुंचना है, ये वाली डिस्टेंस चलो हमको L दे रखी है ना, तो गाड़ी को A से स्टार्ट होकर के B तक पहुंचना और मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना। एक तो ये हो सकता है कि पहले गाड़ी बिल्कुल सीधा जाए और उसके बाद फिर पथरीले रास्ते से मुड़ करके ऐसे ही जाए,
ठीक है, लेकिन इसमें डिस्टेंस ट्रैवल काफी ज्यादा हो जाएगा तो टाइम भी काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गाड़ी को ए से बी तक मिनिमम टाइम में पहुंचना है, ठीक है ना। तो उसके लिए गाड़ी क्या करेगी, पहले तो कुछ टाइम तक तो हाईवे पर मूव करेगी और उसके बाद यहाँ से कुछ डिस्टेंस के बाद मुड़ करके पथरी वाला रास्ता ले लेगी, जिसमें ये वाली डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है। तो बस हमको पूछा है कि डी से कितनी डिस्टेंस पर ये गाड़ी हाईवे को छोड़ दे ताकि इसको ए से बी तक टाइम मिनिमम लगे, वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये वाली डिस्टेंस एल दे रखी है, ये वाली टोटल डिस्टेंस को ए मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये गाड़ी पहले हाईवे पर चल रही है और इस डी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर एक गाड़ी हाईवे को छोड़ करके इस कच्चे रास्ते पे मूव करती है, ठीक है। हमको दे रखा है कि हाईवे पर गाड़ी की वेलोसिटी ज्यादा है v और कच्चे रास्ते पर गाड़ी की वेलोसिटी ईटा टाइम्स कम है, मतलब v बाई ईटा है। तो बस x की वैल्यू कितनी हो ताकि गाड़ी को a से b तक जाने में टाइम मिनिमम लगे, वो देखना है। तो बस मिनिमम शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन जीरो। बस टाइम एज ए फंक्शन ऑफ x निकालेंगे और टोटल टाइम मिनिमम तब होगा जब इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो बस इसको टोटल टाइम कितना लगेगा वो देखना है। पहले यहाँ से यहाँ तक हाईवे पर टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो बताओ a में से डिस्टेंस x चली गई तो ये कितनी बची, a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स इस डिस्टेंस को तो v स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो a माइनस एक्स अपन स्पीड v और इसमें टाइम, तो इसमें डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा वो देख सकते हो ना, x है, ये l है, तो ये सीधी दूरी कितनी हो जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बताओ इस कच्चे रास्ते में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अपन कच्चे रास्ते में इसकी स्पीड v बाय ईटा। तो बस अब टोटल टाइम देख सकते हो ना, ठीक है। तो बताओ गाड़ी को ए से बी तक टोटल टाइम कितना लगेगा, t1 प्लस टी2। तो t1 तो है a माइनस एक्स बाय वी प्लस t2 कितना है, ये इसको ऊपर ले आएंगे तो ईटा बाय वी इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जिसको एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ लिख सकते हैं। तो बस टोटल टाइम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। तो हमको पूछा है टोटल टाइम मिनिमम कब लगेगा वो देखना है। तो बस टोटल टाइम मिनिमम कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब dt बाई dx निकालेंगे और टाइम मिनिमम लगने के लिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है इसमें 1 बाय वी तो कांस्टेंट है बाहर और अंदर a माइनस एक्स, तो a का डिफरेंशिएशन तो जीरो और माइनस एक्स का माइनस वन प्लस ईटा बाय वी कांस्टेंट है बाहर, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये x की पावर माइनस हाफ जैसा है, बस x की जगह कुछ और आ गया है। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पूरे का इंटू अंदर वाले का एक बार और, पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ समथिंग की पावर हाफ माइनस वन समथिंग में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू फिर अंदर वाले का एक बार और करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एल स्क्वायर का जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास dt बाय dx आ जाएगा, सॉरी dt बाय dx इतना हो गया और टोटल टाइम मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। इसको चलो मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ, इधर सोल्व कर लेता हूँ। तो बताओ ये तो कितना आ गया, माइनस वन बाय वी आ गया प्लस ये ईटा बाय वी, ये 2 से 2 कैंसल तो ऊपर x अपन ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ माइनस वन मतलब माइनस हाफ। तो पावर माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं, वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ मतलब वन अपन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतनी कैलकुलेशन आती होगी और बस बताओ टाइम मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। आगे सॉल्व कर सकते हो ना, ये माइनस वन बाय वी को इधर ट्रांसफर करें तो प्लस वन बाय वी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ईटा बाय वी एक्स अपन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू वन बाय वी। तो सॉल्व करेंगे तो v से v कैंसल,
इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू ईटा एक्स। अंडर रूट से मुक्ति के लिए दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू ईटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ईटा स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू एल अपन रूट ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1। तो बस मिनिमम टाइम के लिए इसको कितनी डिस्टेंस पे मुड़ना होगा, इतनी डिस्टेंस पर इसको हाईवे को छोड़ करके कच्चा रास्ता ले लेना पड़ेगा, तो टाइम मिनिमम लगेगा। अब इतना सारा बताने के बाद भी कई मूर्ख लोग ये पूछते हैं कि डिफरेंशिएशन तो जीरो मैक्सिमा के केस में भी होता है और मिनिमा के केस में भी होता है, कैसे डिसाइड करेंगे कि इस केस में टाइम मिनिमम ही लग रहा है? ये तो उसका परफेक्ट आंसर मैंने बताया था कि फिजिक्स में जो पूछा होता है वही आता है। अगर मिनिमा पूछा है तो डिफरेंशिएशन जीरो करने पर मिनिमा ही आएगा और मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा ही आएगा। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा घिसने का शौक है तो मैक्सिमा मिनिमा को डिस्टिंग्विश करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू ये रखोगे तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव ही आएगा और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा मतलब ठप्पा लग जाएगा कि टाइम का मिनिमा है। लेकिन डबल डिफरेंशिएशन तक फिजिक्स में जाने की जरूरत नहीं होती, इतना सफिशिएंट है। हाँ बच्चों देखो, ये एचएलपी का क्वेश्चन नंबर 10 ये भी किसी बच्चे ने पूछा था। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है। एक्सेलरेशन cx प्लस डी इस टाइप से चेंज कर रहा है, ठीक है ना। जो हमको दे रखा है कि c और d कांस्टेंट है, जहाँ c की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और d की वैल्यू हमको 3 दे रखी है। सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस था, ठीक। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है और एक्सेलरेशन cx प्लस डी की टाइप से चेंज कर रहा है। जहाँ लास्ट लाइन में दे रखा है कि c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 3 है, तो कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 1x प्लस 3 है, तो इसका एक्सेलरेशन 1x प्लस 3 की टाइप से चेंज कर रहा है। उसके बाद हमको दे रखा है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी चलो v नॉट मान लेते हैं, और हमको दे रखा है कि इसकी वेलोसिटी और पोजीशन के बीच ग्राफ इस टाइप का स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। और तुम बताओ कि वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ इस टाइप का स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इससे हम v और x में रिलेशन निकाल सकते हैं ना। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसको स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं। तो y की जगह तो v, m इसका स्लोप जो कि कांस्टेंट है x, प्लस c की जगह v नॉट है। तो बस तुम बताओ कि हम v और x के बीच ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहते हैं, मतलब v और x के बीच रिलेशन ऐसा लीनियर होना चाहिए, मतलब रिलेशन ऐसा अंडर रूट में और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लीनियर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो देखना है। तो बस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, वो एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी। तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन को खोल करके dv बाई dt भी लिख सकते हैं और v dv बाई dx भी लिख सकते हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन में टाइम का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इस बार एक्सेलरेशन को खोल करके v dv बाई dx लिखेंगे। dx को उधर ट्रांसफर करते हैं तो v dv इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो तब पूरी वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों ओर इंटीग्रेशन, जनरल लिमिट रखते हैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x। बताओ x इक्वल टू 0 पर मतलब इनिशियल वेलोसिटी v नॉट मानी है और किसी भी जनरल x पर वेलोसिटी v मान लेते हैं। सॉल्व करते हैं, तुम बताओ कि v dv का, ये लिख देता हूँ, बताओ v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 लिमिट v इक्वल टू v नॉट से v इक्वल टू इधर x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन 3x और लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x। और सॉल्व करते हैं, लिमिट रखते हैं,
अपर लिमिट में v की जगह v रखेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट में v की जगह v नॉट रखेंगे तो v नॉट स्क्वायर बाय 2, दोनों को कंबाइन करेंगे तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू अपर लिमिट में x की जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो 0, 2 को उधर ट्रांसफर करते हैं, 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर को भी उधर ट्रांसफर करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस v नॉट स्क्वायर, ये आ गया। तो v स्क्वायर इतना आ गया तो v कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट, तो v कितना हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस v नॉट स्क्वायर, है ना। तो v इतना आ गया, ठीक। अब देखो इस बार हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि v और x के बीच ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मतलब v और x में रिलेशन बिल्कुल लीनियर होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है कि v और x के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब v और x के बीच रिलेशन बिल्कुल लीनियर होना चाहिए, और v और, है ना, जो v x की फॉर्म में बिल्कुल लीनियर होना चाहिए, तो उसके लिए अंडर रूट के अंदर जो चीज है वो परफेक्टली स्क्वायर होनी चाहिए। तुम बताओ कि अगर ये चीज स्क्वायर हो गई, जैसे कि x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, तो उसका अंडर रूट करेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी x के साथ लीनियरली आ जाएगी, ठीक है। बस ये मेन स्टेप है इस क्वेश्चन की। ये तो हमको दे रखा है कि v और x के बीच ग्राफ लीनियर है ना, मतलब v और x के बीच रिलेशन लीनियर होना चाहिए, और रिलेशन लीनियर होने के लिए ये वाली चीज परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। बताओ ये चीज परफेक्ट स्क्वायर हो गई तो स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो अंदर लीनियर आ जाएगा ना, जैसे अंदर वाली चीज जैसे x प्लस 5 का स्क्वायर हो गई तो इसका अंडर रूट करेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी x के साथ लीनियरली चेंज करेगी। बस बोल सकते हैं कि वेलोसिटी x के साथ लीनियरली चेंज करे, उसके लिए अंदर वाली चीज परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, और एक क्वाड्रेटिक, है ना, जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। ये मेन स्टेप है यार, कि वेलोसिटी लीनियरली चेंज करे उसके लिए अंदर वाली चीज जो है वो परफेक्टली स्क्वायर होनी चाहिए, है ना, और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4, ए तो 1 है और सी कितना है वी नॉट स्क्वायर, और अंदर वाली चीज परफेक्ट स्क्वायर हो जाए उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो, है ना, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 36/4 मतलब 9, तो वी नॉट इक्वल टू 3, है ना। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 3 होनी चाहिए, और तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। बताओ वी नॉट अगर 3 हो जाए तो वी नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और अगर वी नॉट स्क्वायर 9 हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 मतलब क्या बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट करेंगे तो v इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो गया, v इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो गया, मतलब v और x के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक। तो ये इसमें मेन चीज थी, थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज हो रहा था।